हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर मनी, मीनिंग, सप्लाई एंड फंक्शंस के बारे में बात करने जा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा मैं इससे पहले जितने भी चैप्टर थे, प्रीवियस चैप्टर्स, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पेपर स्टार्ट करने से पहले, पेपर की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आप इन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान में रख लें, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट इज कॉल्ड। आपको पता है जब दो की नीड्स साथ साथ ही सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मनी हुज एक्सेप्टेंस इज नॉट कंपल्सरी ऑन लीगल बेसिस रादर विच इज एक्सेप्टेड ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड। देखिए बता रहा है कि ऐसी मनी जो कंपल्सरी नहीं है कि लीगल बेसिस पे आप एक्सेप्ट करें, पर लेकिन एक दूसरे के म्यूचुअल ट्रस्ट पे आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी। ठीक है। लीगल मनी तो वो होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे आपके नोट वगैरह है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिस्टम ऑफ नोट इशू इन इंडिया। अब बता रहे हैं कि जो सिस्टम है इंडिया का नोट इशू करने का वो कैसा है। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है, नो। मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम है, या प्रोपोर्शनल गोल्ड सिस्टम है। तो इसमें हमारा आ जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। जैसे कि हमें कितने नोट इशू करने हैं, अगर नोट इशू करने से पहले हमारे पास कितना मिनिमम गोल्ड में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितनी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उसी के बेस पे हम नोट इशू कर सकते हैं कंट्री में। उसके बाद पूछा गया है, फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। बता रहा है कि जो फेस वैल्यू होती है और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी की, वो क्या होती है, वो इक्वल टू ईच अदर होती है। ठीक है। क्योंकि जब हम फुल बॉडीड मनी की बात करते हैं तो उसकी जो फेस वैल्यू है, यानी कि जितने उस पर लिखा हुआ है वो, और जितनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। यानी कि जितने उस पर लिखे हैं, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि जो सिल्वर कॉइन होता था उस पर लिखा होता था 1 रुपीज़, तो उस समय सिल्वर रुपीज़ के कॉइन की वैल्यू भी 1 रुपीज़ होती थी, और जो उस पर लिखा होता था 1, उसकी वैल्यू भी, फेस वैल्यू भी उसकी 1 होती थी। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सीसी इकोनॉमी। तो बेटा मैं इसकी डिटेल नहीं बताना चाहूँगी, आप खुद देखना क्वेश्चन में, चैप्टर में, कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सीसी इकोनॉमिक। सीसी की वजह से मतलब आप समझ सकते हो क्या होती है, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, जिसमें आप क्या करते हो, एक कमोडिटी के बदले आप दूसरी कमोडिटी लेते हो। ठीक है। बार्टर सिस्टम समझते हो ना, वैसे ही हमारा सीसी इकोनॉमी, जिसमें कमोडिटी फॉर कमोडिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी। तो बताना है कि मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी से आप क्या समझते हैं। हम जानते हैं कि मनी को किस तरह यूज किया जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मनी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मनी कैन बी क्लासिफाइड एक्सप्लेन। ये आपको बहुत इजीली आपकी बुक में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मनी को कैसे क्लासीफाई किया गया है। फिर है, व्हाट आर द कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी। ये भी आपकी बुक में है। 3 तरह के फंक्शन होते हैं उसके, प्राइमरी फंक्शन, मनी के प्राइमरी फंक्शन कौन से, सेकेंडरी फंक्शन कौन से, और कंटिजेंट फंक्शन कौन से हैं किसके, मनी के। तो अब वैसे तो आपको सारी फंक्शंस पता होनी चाहिए, बट कोशिश करनी है कि इसमें आपको सिर्फ किसके फंक्शन बताने हैं, कंटिजेंट फंक्शन बताने। उसके बाद बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। पहला लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया, और अभी लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही फंक्शन पूछ लिए गए हैं। इट मीन्स कि जो मनी है उसके सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। पहले आप बताएंगे इसके प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, कंटीजेंट फंक्शन है, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। कौन कौन से मेजर्स हैं मनी सप्लाई के, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिस्टम ऑफ नोट इशू इन इंडिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं इंडिया में नोट इशू का,
उसके बारे में आपको क्या लिखना है, नोट लिखना है। जैसे भी होता है ना मिनिमम रिजर्व रेशियो होता है, उसमें किस तरह से नोट इशू किए जाते हैं, कौन कैसे इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, इन सब चीज़ों के बारे में इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ठीक है बेटा। उसके बाद लिखा है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग। ये जो मेरा क्वेश्चन है नोट ऑन द फॉलोइंग, उसका मेन मोटिव मेरा यही है कि आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो। जैसे कि हो सकता है नियर मनी डायरेक्ट आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ नियर मनी, तो ये मैंने आपको नोट के बेस पे डाला है ताकि आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लें, और चाहे वो आपके क्वेश्चन 1-1 मार्क में आए या फिर 2-2 मार्क में आए, आप उसको अच्छे से लिख पाएँ। तो आपको उसमें नोट लिखना है नियर मनी के बारे में, फिड्यूशियरी मनी के बारे में, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी आपकी कैश है। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है कि आप तुरंत परचेज कर सकते हैं, है ना, कैश देके आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं। एंड क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी तो आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मनी चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि ये क्वेश्चन क्या है, विच आर डिफरेंट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो आपने पढ़ा है M1, M2, M3, M4, ये उसी से रिलेटेड है कि M1 में क्या इंक्लूड होता है, M2 में क्या इंक्लूड होता है, M3 में और M4 में। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। उसके बाद हमारा चैप्टर है बैंकिंग। देखिए बेटा, बैंकिंग जो चैप्टर है हो सकता है वो आपका करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस डाल दे और हो सकता है जनरल क्वेश्चन भी डाले। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा बैंक है जो क्या इशू करता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस हो गए। आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा चॉइस दे सकते हैं आपसे कि इसमें से कौन सा कमर्शियल बैंक है, कौन सा फॉरेन बैंक है। तो थोड़ी सी अपनी नॉलेज भी इसमें बढ़ा के रखना कि बैंकिंग में सिर्फ हो सकता है कि वो आपसे सिर्फ बुक के क्वेश्चन पूछे, पर लेकिन जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग वो आपसे पूछ सकते हैं कि फिलहाल कौन सा बैंक है जो बंद हो चुका है या फिर किसी और में अमलगमेंट हो चुका है। तो थोड़ी सी इसके बारे में आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। मैंने तो जो क्वेश्चन इसमें उठाए हैं वो ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके किससे रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप थोड़ी सी नॉलेज अपनी बढ़ाएं और जो बैंकिंग के करंट इशू चल रहे हैं उनके ऊपर भी फोकस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन बिजनेस ऑफ मनी, बिजनेस ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी एंड क्रिएशंस ऑफ मनी, नन ऑफ दिस। तो क्या करता है एक बैंक जो होता है वो करता है ट्रांजेक्शन्स ऑफ मनी एंड क्रिएशंस ऑफ मनी। मनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना हम, तो ये वाला इसका हमारा आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द फैसिलिटीज ऑफ ओवरड्राफ्ट। आपको ओवरड्राफ्ट का मतलब पता ही होगा, आपके बैंक में पैसे नहीं है इतना पर फिर भी आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट मनी भी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट के बारे में आपको पता ही है कि मान के चले आपके बैंक में अकाउंट नहीं है और बैंक आपको क्रेडिट देता है कि आप इतनी लिमिट तक 1 लाख 2 लाख तक आप परचेज कर सकते हैं और बाद में आप उस पर इंटरेस्ट देके उसको बैंक को लौटा सकते हैं। ठीक है, सो अंडर द फैसिलिटीज ऑफ ओवरड्राफ्ट अ कमर्शियल बैंक परमिट्स इट्स कस्टमर, क्या परमिट करता है कस्टमर को, टू विड्रॉ मनी अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट फ्रॉम देयर सेविंग अकाउंट, टू विड्रॉ मनी अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट फ्रॉम देयर फिक्स्ड अकाउंट, टू विड्रॉ मनी अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट फ्रॉम देयर करंट अकाउंट। तो बेटा ज़्यादातर जो ओवरड्राफ्ट बैंक फैसिलिटी होती है वो हमें करंट अकाउंट में ही दी जाती है। The next question is, central bank is that apex bank of the banking system of the country which, क्या करता है सेंट्रल बैंक, control the entire banking system of the country, yes, has monopoly over note issue in the country, yes, act as banker, agent and advisor of the government of the country, yes, all of these। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, all of these। ये सारे फंक्शंस किसके हो गए, हमारे सेंट्रल बैंक के। देन क्वेश्चन आप पूछा गया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड कंसिडर्ड टू द फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड वाज सेटअप इन। देखिए ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट सेंट्रल बैंक है, तो आप उसका नाम बता सकते हैं, कौन सा आ जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड, और दूसरा इसी तरह से आ जाएगा कि वो कब स्टेबलाइज हुआ था। तो आप बताएंगे इसका आंसर है 1694। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कंट्रोल्स क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। तो आपको इसके बारे में बताना है कि क्रेडिट जो है वो कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ बैंक। आपको पता है कि बैंक क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज सेंट्रल बैंक डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। पहले
आप क्या करना है, आपको उनके 2 या 3 डिफरेंस बताने हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में तब तो आप डायरेक्ट डिफरेंस स्टार्ट कर सकते हो कि जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है और कमर्शियल बैंक क्या है, और 2 डिफरेंस बता दिए। बट अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा सा बताना है, इंट्रोडक्शन देनी है, कमर्शियल बैंक की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है, फिर टी चार्ट बना के, बेसिस बना के कंपैरिजन चार्ट शो करना है, और फिर लास्ट में आपको बताना भी है कि चाहे वो सेंट्रल बैंक हो या फिर कमर्शियल बैंक हो, दोनों ही बहुत ज़रूरी है किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री के लिए, ठीक है। और बताना है कि कैसे डेवलपमेंट में जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं। बट 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इसके डिफरेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो आपको प्राइमरी फंक्शन भी बताने हैं कमर्शियल बैंक के और सेकेंडरी फंक्शन भी बताने हैं। फिर है राइट डाउन मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मोस्टली पूछा ही जाता है कि सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस बताओ। ये आपका 2 नंबर में भी आ जाता है और आपका 4 मार्क्स में भी आ जाता है। तो अटेम्प्ट करने का तरीका ये है, 2 नंबर में तो डायरेक्ट फंक्शन बताओ, बट अगर आपके ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले आप सेंट्रल बैंक के बारे में बताएंगे और फिर इसके फंक्शंस बताएंगे कि कौन कौन से इसके मेन फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन अलग, सेकेंडरी फंक्शन अलग, एक्सेट्रा। देन थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू कमर्शियल बैंक हेल्प इन्वेस्टर्स। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, बट लेकिन आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि सेंट्रल बैंक कैसे, कमर्शियल बैंक कैसे इन्वेस्टर की मदद करता है। तो आपने एजेंट फंक्शन पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कैसे मदद करता है कौन, कमर्शियल बैंक। आप कुल मिला के पूछा जा रहा है कमर्शियल बैंक के फंक्शंस ही पूछ रहा है, ठीक है, जो किसको देता है, वो एक इन्वेस्टर्स को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्म, जिसको हम नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स कहते हैं, एंड करंट डिपॉजिट्स। तो बेटा जब वर्ड आ जाता है टर्म तो क्या हो जाता है ये आपका एक टाइम पीरियड से रिलेटेड हो जाता है, जिसे आप फिक्स्ड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंस बताना है कि इसमें फिक्स्ड जो टाइम डिपॉजिट आपका उसके बारे में और करंट के बारे में, ठीक है। कि जैसे फिक्स में आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही निकाल सकते हो, जबकि करंट में आप कभी भी मनी निकाल सकते हो, इस तरह के डिफरेंस है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कोशिश करें कि आंसर को खुद जवाब दे सके। तो 2 तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं कि बता दीजिए कि टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं और करंट डिपॉजिट्स क्या होते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स कौन से होते हैं और चेकेबल डिपॉजिट्स कौन से होते हैं। तो चेकेबल कौन से होते हैं, जिसको हम चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, नॉन चेकेबल कैसे होंगे, जिन्हें नहीं निकाल सकते, इनको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं क्योंकि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद ही आप इसको निकाल सकते हैं, और इसको हम करंट डिपॉजिट्स बोलते हैं क्योंकि जब हम चाहते हैं ऑन डिमांड हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह के इसके डिफरेंस बनेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो मैंने एक टॉपिक लिया है, वो है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, कि कब होता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपके चैप्टर है, उससे एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे लेके मैंने नोट्स बनाए हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी डिस्पाइट फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए बता रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है फिर भी एक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल रह जाता है, तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है एक तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और आंसर आ जाएगा बोथ ऑफ दिस। देखिए बेटा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जैसे मान के चल रहे हैं आपकी मशीन खराब होगी, वियर एंड टियर हो गया, कहीं पावर कट डाउन हो गई है या कुछ हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो किसकी वजह से होती है, वियर एंड टियर की वजह से। जैसे देखते हैं ना मशीन ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई है मशीन्स में, या फिर जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी साइट पे कोई प्रॉब्लम हो गया, तो कुछ टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जब तक वो चीज़ ठीक नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब हम मान के चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से कभी कभी हमें अनएम्प्लॉयड होना पड़ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो जब हमें इक्विलिब्रियम लेवल देखना होता है किसका, आउटपुट का इकोनॉमी में, तो एग्रीगेट डिमांड हमारी किसके बराबर होती है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर। तो इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू केन्सियन, केन्सियन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू केन्सियन अप्रोच, इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड
and aggregate supply can take place where there is less than full employment in the economy, full employment in the economy, more than full employment in economy, या all of these। तो इसका आंसर आ जाएगा all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट किन्स यूज विच कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट, देखो इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, जब हमारी आउटपुट जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे है तो किन्सन कौन से कंसेप्ट का यूज़ करता है, तो वो यूज़ करता है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट का। देखिए बेटा, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है और हमारी ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इफेक्टेड होती है आपकी इनकम से, जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है तो आपकी इनकम जितनी मर्जी हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बारे में आप बुक में डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। व्हेन इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर ऑल्सो इक्वल, हाउ। तो जब वो बता रहा है कि जब इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट होता है तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होती है। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आप बुक में अपने देखिएगा, इसको न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व करके बताया हुआ है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे इक्वल होती है जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट होता है। क्योंकि देखो हमने पढ़ा हुआ है AD इज इक्वल टू AS, है ना, हमने AD इज इक्वल टू AS पढ़ा हुआ है। तो AD किसके बराबर होती है, C प्लस I के बराबर होती है। AS एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है हमारी C प्लस S के बराबर होती है। तो इससे ये कट जाता है तो आंसर आ जाता है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ कि क्वेश्चन में पूछा गया है इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे AD जो होती है हमारी AS के बराबर होती है। AD इज इक्वल टू C प्लस I, AS इज इक्वल टू C प्लस S, C से C कट कर देंगे तो S इज इक्वल टू I। तो हो गया किस तरह से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारी दोनों चीज़ें इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एक्स एंटे सेविंग्स एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। देखो एक्स एंड सेविंग क्या होती है, जो हम प्लान करके चलते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी इतनी सेविंग होगी, और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट भी यही होती है हमारी कि आने वाले टाइम में हम कितना इन्वेस्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब कुल किससे रिलेटेड है ये एक्स एंड हमारे प्लान से, ठीक है, कि जो हम प्लान करके चलते हैं कि हम इतनी सेविंग या इन्वेस्टमेंट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर नॉट इक्वल। तो दो ही चीज़ें होती हैं जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल नहीं होगी। एग्रीगेट डिमांड अगर मोर होगी तो जाहिर सी बात है तब भी हमें नुकसान होगा प्रोड्यूसर के बिहाफ पे, क्योंकि हम उस लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे जहां पर हम डिमांड सेटिस्फाई कर पाएँ कंज्यूमर की, ठीक है। और अगर जो है एग्रीगेट डिमांड लेस देन सप्लाई होगी तो भी प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, क्योंकि जो स्टॉक है वो अनसोल्ड रह जाएगा और इस तरह से जो हम मार्केट में सेल करना चाहते हैं वो अनसोल्ड ही रह जाएगा और सेल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दोनों इफेक्ट बताने हैं आपको कि जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तब क्या होगा और जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से तब क्या होगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों ही सिचुएशन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली द डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, ठीक है। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि कैसे आप शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, या फिर उसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिटरमाइन इनकम एंड आउटपुट यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो या तो आपको डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू बताइए कि कैसे आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विलिब्रियम आउटपुट। बताना है आपको कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए इसका पहले आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिर उसका इंक्रीज होने पर क्या होगा, तो आप इसको न्यूमेरिकल भी बताएंगे और ग्राफ के थ्रू भी बताएंगे। बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब आप पहले तो नॉर्मल बता देंगे कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, फिर आप बताएंगे कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो आपका जो लेवल है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आउटपुट वो आपका बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होगा अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, हाउ इट इज डिटरमाइंड। या तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है और कैसे डिटरमाइन किया जाता है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मीन्स
द इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रूव विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। देखिए जो ऊपर मैंने 2 नंबर में क्वेश्चन बताया था ना, उसी का बहुत ज़्यादा डिटेल है, उसी को आगे आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप पहले बताएंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, फिर जो इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है उस पर एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, फिर इसकी इक्वेशंस बनेगी और फिर उसको आप सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बट इसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि आप इसको डायग्रामेटिकली भी शो करें और न्यूमेरिकली भी शो करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, सारे लोग काम पे लगे हुए होते हैं। और अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बेटा आपको बुक में जो मैं जिनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ वो डायरेक्ट बुक में आंसर दिए हुए हैं, तभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि पहले आप एक बार बुक पढ़ें, उसको अच्छे से रिवाइज करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकोनॉमी। देखो बेटा, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जब हम बाहर से फॉरेन से क्या कर सकते हैं, सेल एंड परचेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और क्लोज इकोनॉमी में क्या होते हैं कि फॉरेन कंट्री से हमें डील करना अलाउड नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, ये वाला इसमें अभी भी कुछ अधूरा है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट सेक्टर, नो। कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो ये आंसर बनेगा ये, क्योंकि इसमें हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी लेते हैं कि कितना हमने कंजम किया, कितना हमने इन्वेस्ट किया, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। तो ध्यान रखना है कि जब ओपन इकोनॉमी है तो हमारा आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट, बट ओपन इकोनॉमी नहीं है तो हम नेट एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन है हमारा इफ एमपीएस इज 0.6 हाउ मच विल बी सेविंग इंक्रीज वन इनकम इंक्रीज बाय ₹100 करोड़। तो पहले बेटा आपको इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, वो हमारा दिया हुआ है 0.6, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो डेल्टा वाई हमारा कितना दिया हुआ है। देखो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो इसमें चेंज कितना दिया हुआ है, व्हेन इनकम इंक्रीजेज, इंक्रीज हुआ था यानी कि प्लस बाय 100 करोड़। तो जब 100 की बात की गई है तो ये 100 इधर चला जाएगा, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0.6 इंटू 100, तो आंसर इज 60 करोड़। ओके, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। फिर से बता देती हूँ, एमपीएस का पहले फॉर्मूला लर्न करना है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, तो चेंज इन सेविंग निकालनी है हमें, तो चेंज इन सेविंग करने के लिए पहले हमारे पास चेंज इन इनकम है दी हुई है, तो चेंज इन इनकम इधर चली जाएगी, चेंज इन इनकम हमारी 100 है, तो 100 को हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 60 करोड़। इस तरह से आंसर निकल जाएगा। इसके अलावा बेटा मैं आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसकी अलग से वीडियो भी डाल दूंगी। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की बात की जाती है तो उसके डिटर्मिनेंट है हमारे प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी और सप्लाई प्राइस भी, तो आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द केन्सियन व्यू पॉइंट एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज, बता रहा है कि जो केन्सियन व्यू पॉइंट है उसमें जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो हमारा होता है 45 डिग्री लाइन के। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन, हमें रिलेशनशिप बताने हैं किस किस के बीच में, एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस लेवल के बीच में, कि जब एग्रीगेट डिमांड और जनरल प्राइस का कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपको खुद दिमाग लगाना है कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जनरल प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एग्रीगेट डिमांड और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी कि जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा होगा, ऑब्वियस है इंक्रीज ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको, मैं चाहती हूँ आप एक खुद क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बताया था मैंने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जिसका इफेक्ट, किसका इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट नहीं पड़ता वो हमारा ऑटोनोमस है। तो जिसका इफेक्ट
जो है इनकम का इफेक्ट जिस इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ता वो है हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। सॉरी बेटा, मैं कहने की कोशिश करी कि जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है उसका इनकम पर जो इनकम का इफेक्ट है वो पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो आपकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसका इनकम इफेक्ट नहीं होता कि अगर इनकम बढ़ रही है घट रही है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ड देख लो आप, याद रखना बस, ऑटोनोमस, ऑटोमेटिकली जो चल रहा है, ठीक है। थर्ड है हमारा, इफ डिस्पोजेबल इनकम इज ₹1000 crore and consumption expenditure is 800 crore, find average propensity to save। तो आपको एपीएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एपीएस हमारा क्या होता है, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, एस अपॉन में, अब खुद देखना, एस अपॉन में अब आई है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने की आपको कोशिश करनी है। क्वेश्चन है पूरा सॉल्व मैं नहीं करवाऊंगी, बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है। बस थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्पोजेबल इनकम हमारी 100 करोड़ दी हुई है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा 800 करोड़ है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सेविंग कितनी है, फिर सेविंग से आपको फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है ना, ये आपकी नेशनल इनकम ही है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे आ गया तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। सेविंग हमारी कैसे निकल जाएगी, 800 है तो 800 को हम क्या करेंगे, 1000 है तो आपकी सेविंग कितनी निकल जाएगी, 200, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक कर ही दिया है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, पर कोशिश करनी है आपको, क्योंकि सेविंग की जगह आप 200 लिखेंगे, इनकम की जगह आप 1000 लिखेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी। 2 नंबर में कैसे पूछा जाएगा कि आपसे जहाँ पे मैंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछी है ना, वहाँ पे वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछ लेंगे, ठीक है, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव पूछ लेंगे। बट इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज़ें बतानी है, क्योंकि सिर्फ वर्ड क्या लिखा है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसमें पहले आप एपीएससी और एपीएस का रिलेशनशिप बताएंगे और आप एमपीसी एंड एमपीएस का भी बताएंगे कि एपीसी और एपीएस के बीच में क्या रिलेशनशिप है और एमपीसी एंड एमपीएस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। मीनिंग बताएंगे इन चारों टर्म्स का और फिर इनको एक्सप्लेन करना है, पहले इसको फिर इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू एंटरप्रेन्योर मेक डिसीजन टू इन्वेस्ट। तो आपको देखना है कि जो इन्वेस्टर होता है वो कब डिसीजन लेता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता ही है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको बताना है कि इन्वेस्टर कब इन्वेस्ट करेगा, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है ना, जब मुझे मिलना जो अर्निंग है वो ज़्यादा होगी, किससे, जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ उससे, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय एग्रीगेट सप्लाई, विच आर मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है और इसके कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आपको बताना है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और फिर आपको उसका डायग्राम के थ्रू शो करना है कि एग्रीगेट डिमांड किस तरह से शो करते हैं हम डायग्राम के थ्रू। देखिए बेटा, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैम ने हमें बताया, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे अटेम्प्ट करना है, जब हमें नहीं मालूम इसका क्या आंसर लिखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे इसका आंसर नहीं समझ में आ रहा या मुझे नहीं पता चल रहा है कि इसमें मैं क्या लिखूँ, ठीक है। तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।